अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम ईकेट मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, पहले इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। रियल नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे जहन में आ सकते हैं। सेट्स के हिसाब से जो है रियल नंबर्स क्या होते हैं, इट इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन या अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन तमाम नंबर्स को अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी 4 कैटेगरीज बनती हैं। पहली कैटेगरी इंटीजर्स की कहलाती है, जिसमें तमाम गिनती पूरी हो जाती है, 0 प्लस का 1 2 3 माइनस का 1 2 3। फिर इसके बाद जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाते हैं। वो तमाम डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद जाकर कुछ डिजिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की 2 कैटेगरीज और आ जाती हैं। एक वो जिसमें रिपीटिंग ब्लॉक्स चलते हैं, और एक वो जिसमें रिपीटिंग ब्लॉक नहीं होता है। तो जिनमें रिपीटिंग ब्लॉक नहीं होता है सिर्फ उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। बाकी जो पहली 3 कैटेगरीज हैं उन तमाम को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये तमाम जितने भी नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हमें 1-2 टर्म्स और सिंबल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, उनको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक टर्म नज़र आ रही है एक्सियम की। एक्सियम किसे कहते हैं? एक्सियम बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमारा जहन वैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो आमतौर पर प्रॉपर्टी के अलावा जो दूसरी टर्म नॉर्मली यूज़ होती है वो एक्सियम के तौर पे यूज़ होती है। तो एक्सियम, प्रॉपर्टी और लॉ, ये तीनों जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सेम ही चीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा देखें, यहाँ पर जो है ये आपको इन्वर्टेड ए नज़र आ रहा है, लेकिन ये इन्वर्टेड ए हम इसको नहीं कहेंगे। ये जो सिंबल है ये है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ। ये नॉर्मली कंडीशंस के अंदर यूज़ होता है। हर जो भी लॉ या प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करते हैं तो उससे पहले या उसके बाद में उसकी कंडीशन यूज़ की जाती है। तो नॉर्मली ये कंडीशंस में यूज़ जाएगा। यहाँ पर हम इसको किस तरह कहेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो बहरहाल थोड़ी देर बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, सिर्फ आइडिया ज़हन में रख लें कि ये सिंबल है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ का। फिर इसी तरीके से एक और सिंबल है, ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट्स, यानी कोई ना कोई नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये भी थोड़ी देर में जब प्रॉपर्टी के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी ए और बी के अंदर हम कोई से भी 2 रियल नंबर्स कंसीडर कर लें तो वो बिलोंगिंग टू रियल नंबर के हिसाब से कहलाएगा। तो ए कॉमा बी अगर कोई से भी 2 रियल नंबर्स हैं, उनको हम जब भी ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी लाजमी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि जब भी हम 2 रियल नंबर्स ऐड करते हैं तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। इस प्रॉपर्टी को जो नाम देंगे वो हम क्या नाम देंगे, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन का। फिर इसी तरीके से अगर 2 रियल नंबर्स हैं ए कॉमा बी, अगर हमने सपोज़ किए हैं, उनको जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आएगा वो भी लाजमी हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर लॉ बहरहाल हमने बाद में तफसील से पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। यहाँ पर सिर्फ इसके स्टेटमेंट्स और इसकी जो प्रॉपर्टी नेम है उसके हिसाब से इसको याद रख लीजिए कि जब भी ए कॉमा बी कोई से भी 2 रियल नंबर्स हैं, उनको जब भी हम ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी रियल नंबर ही होता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 3 है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, कि अगर मैं ए को बी में ऐड कर दूं या बी को ए में ऐड कर दूं तो हमेशा दोनों का आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, और प्लस के हिसाब से तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाएगा। इसी तरीके से ए इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं, ए और बी हो या एक्स और वाई हो या पी और क्यू हो, तो प्लस और मल्टीप्लाई के हिसाब से उन दोनों की जगह चेंज हो जाती है। लेफ़्ट साइड पे ए और बी इस तरीके से है, और राइट हैंड साइड में बी पहले है और ए बाद में है, तो 2 नंबर्स जो है तो उनकी जगह की रिप्लेसमेंट हो जाती है। दरमियान में प्लस हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगा, और मल्टीप्लाई हो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पहले a को b में ऐड करना है ब्रैकेट के हिसाब से, फिर उसके बाद c ऐड करना है। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड के अंदर पहले b को c में ऐड करना है और उसके बाद a को ऐड करना है। इसमें आप रीडिंग के हिसाब से गौर करेंगे तो किसी की रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आएगी। a प्लस बी प्लस सी और राइट हैंड साइड में भी इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी, सिर्फ ऑपरेशन का ऑर्डर ब्रैकेट की वजह से चेंज हो रहा है। तो ये तीन नंबर्स की अगर प्रॉपर्टी इस तरीके से डिफाइन की जाए तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, और प्लस है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a, b, c बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी a, b, c तीन कोई भी रियल नंबर हों तो प्रोडक्ट के हिसाब से क्या कहलाएगा, a इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो ये भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे b प्लस सी है और ब्रैकेट के बाहर अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है कि a अंदर जाकर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर के हिसाब से तो इस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाएगा। फिर इसके बाद जो है छोटे छोटे से एग्जाम्स हैं, ये रियल नंबर्स के हिसाब से हमें इनका आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ये हमें पहले से आइडिया है, सिर्फ इसके हमें नाम पता होना चाहिए। MCQs के अंदर जो है ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो बिल्कुल सिंपल हमें ये आइडियाज़ तो हो जाएंगे, लेकिन अगर MCQ के ऑप्शंस के अंदर इनके नेम्स पूछ लिए जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं होता। तो हमें हर प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, उसकी एग्जाम्पल भी आनी चाहिए और उसके बाद जो है उस प्रॉपर्टी का नाम भी आना चाहिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 या एग्जाम है a इज़ इक्वल टू a फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी a अगर कोई भी रियल नंबर है तो हमेशा a इज़ इक्वल टू a होगा। यानी 5 इज़ इक्वल टू 5 है या 10 इज़ इक्वल टू 10 है, वही नंबर खुद उसी नंबर के बराबर ही होता है। ये सिंपल जो है एक एग्जाम कहलाएगा, लेकिन इसका नाम हमें याद रखना चाहिए। इसका नाम क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्सिव लॉ। फिर इसी तरीके से क्या है, इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन b इज़ इक्वल टू a। अगर a b के बराबर है तो जाहिर बात है b भी a के बराबर है। और डबल इम्प्लाइज का मतलब ये है कि ये लेफ़्ट से लेकर राइट या राइट से लेकर लेफ़्ट की, यानी दोनों हम स्टेटमेंट्स को दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। यानी a इज़ इक्वल टू b इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल टू a, या b इज़ इक्वल टू a इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू b। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है इसको हम क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिक लॉ का। अच्छा, कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो कि इक्वल टू और इन इक्वलिटी में दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस लिहाज से उनमें फ़र्क डिफाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये आया, ये सिमेट्रिक लॉ ऑफ इक्वालिटी लिखा गया है। इसके बाद का जो है वो भी सिमेट्रिक लॉ है, लेकिन वो सिमेट्रिक लॉ ऑफ इन इक्वलिटी है कि a इज़ ग्रेटर देन b, के अगर a b से बड़ा है तो कंफर्म है कि b जो है वो a से छोटा होगा। तो a इज़ ग्रेटर देन b देन b इज़ लेस देन a, और इफ़ b इज़ लेस देन a देन a इज़ ग्रेटर देन b। तो ये जो कहलाता है इसको हम क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक लॉ ऑफ इन इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद एक सिंपल प्रॉपर्टी कि इफ़ a इज़ इक्वल टू b एंड b इज़ इक्वल टू c देन a इज़ इक्वल टू c, यानी a अगर b के बराबर हो और b जो है वो c के बराबर हो तो ये कंफर्म है कि a जो होगा वो किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी कभार आ जाती है तो इसका नाम याद रख लीजिएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी, या इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी भी है और ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इन इक्वलिटी भी है। ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इन इक्वलिटी क्या है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, यानी a जो है b से बड़ा है और b जो है वो c से बड़ा है, तो ये कंफर्म है कि a जो होगा वो c से बड़ा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है ये ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इन इक्वलिटी है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ ग्रेटर के हिसाब से इसकी इन इक्वलिटी बताई है, यही प्रॉपर्टी लेस देन के हिसाब से भी हो सकती है कि इफ़ a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c देन a इज़ लेस देन c, तो वो भी ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इन इक्वलिटी कहलाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ़ a कॉमा b बिलोंगिंग टू रियल नंबर देन आइदर a इज़ लेस देन b और a इज़ इक्वल टू b और a ग्रेटर देन b। यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर a और b हमारे पास कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं, अब वो दो रियल नंबर्स आपस में या तो बराबर होंगे या a जो है b से छोटा होगा
या ए जो है बी से बड़ा होगा। ये तीन ही प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं कि अगर मेरे जहन में जो है कोई से भी दो नंबर्स आ जाएं तो उन दो नंबर्स में या तो दोनों आपस में बराबर होंगे, या पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा होगा, या दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा होगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या इसी तरीके से एग्जाम्पल के हिसाब से कोई एक नंबर दे भी सकता है कि अगर कोई भी ए है रियल नंबर, या तो वो ज़ीरो के बराबर होगा, या ज़ीरो से बड़ा होगा, या ज़ीरो से छोटा होगा। या ज़ीरो के अलावा कोई और एग्जाम्पल बैठा लें जहन में कि मिसाल के तौर पे x है, और x अगर x कोई भी रियल नंबर है तो कंफर्म है कि या तो x जो है वो 10 के इक्वल होगा, या 10 से बड़ा होगा, या 10 से छोटा होगा। तो ये जो भी किसी एक नंबर के कंपैरिजन के हिसाब से इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन के हिसाब से प्रॉपर्टी आती है, उसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी या ट्राइकोटोमी लॉ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए एंड बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी ए कॉमा बी जो है वो रियल नंबर है विद ए लेस देन बी, और ये भी हमने पहले से ही कंडीशन के अंदर जहन में बिठा लिया कि ए जो है बी से छोटा है। दो रियल नंबर्स हैं जबकि ए जो है बी से छोटा है। देयर एग्जिस्ट्स क्यू बिलोंगिंग टू आर, तो ए और बी के अलावा तीसरा भी कोई ना कोई एक नंबर होगा जो रियल नंबर होगा, जो कि एग्जिस्ट करता होगा लाजमी, सच दैट ए इज़ लेस देन क्यू इज़ लेस देन बी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ए जो है बी से छोटा है तो ये कंफर्म है कि इन दोनों के दरमियान भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा जो इनके दरमियान लाजमी फिट होगा। यानी दूसरे अल्फाज में ये कहें कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि दो नंबर्स जो हैं वो लगातार होंगे रियल नंबर्स के अंदर। अगर आपसे कोई ये कहता है कि 1 और 2 दो लगातार रियल नंबर हैं तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप उनसे कहेंगे सर 1 और 2 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं। अब 1 और 2 के हिसाब से चलें, कोई कहता है कि 1.1 और 1.2 दो लगातार रियल नंबर हैं, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से इनके दरमियान भी नंबर आ जाएंगे। आप उसको ये कहेंगे 1.11 और 1.12, 1.13, 1.14, ये सारे 1.1 और 1.2 के दरमियान हैं। फिर अगर कोई ये कहता है कि चले 1.5 और 1.55 और 1.56 ये दो लगातार नंबर हैं, इन दोनों के दरमियान कोई नंबर फिट नहीं हो सकता, तो आप पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस की एग्जांपल बता देंगे। कोई दो लगातार नंबर अगर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस का कहेगा तो उसके दरमियान भी आ जाएगा। तो रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी है कि कभी भी हम ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते दो नंबर्स के इनके दरमियान हमेशा ऐसा कोई नंबर आ ही नहीं सकता जो उसके अंदर फिट ना हो सकता हो। तो हमेशा दो नंबर्स के दरमियान लाजमी रियल नंबर है जो कोई ना कोई फिट हो जाएगा। यही वजह है कि रियल नंबर्स के सेट को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब दोबारा प्रॉपर्टी देख लें कि ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर विद ए लेस देन बी, देयर एग्जिस्ट क्यू, यानी ए और बी के अलावा तीसरा जो होगा क्यू होगा वो भी रियल नंबर ही होगा, लेकिन ये लाजमी होगा देयर एग्जिस्ट होगा कि ए और बी के दरमियान वो लाजमी फिट होता होगा, चाहे कोई सी भी आप दो एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लें। तो ये जितने भी दो नंबर्स के दरमियान नंबर्स आते जा रहे हैं इनफाइनाइट वे में, तो इस लिहाज से जो है ये तमाम के तमाम जो है ये चूँकि इसको डेंस के हिसाब से कहेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी का नाम ही इसी तरीके से पड़ गया है। इसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 15 कि अगर ए और बी कोई से भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव जहन में रखना है कि पॉजिटिव यानी दो नंबर्स हैं ए और बी, और यहाँ पर भी कंडीशन के अंदर दिया हुआ है कि ए छोटा है और बी बड़ा है, तो देयर एग्जिस्ट्स n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एन ए इज़ ग्रेटर देन एन बी। यानी सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ए बी से छोटा है और ये ए और बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इन दोनों में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो लाजमी कोई ना कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता होगा कि उस छोटी वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू जो पहले बड़ी थी वो लाजमी छोटी थी, वो लाजमी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि सपोज़ करें 3 इज़ लेस देन 5 है। अब 3 लेस देन 5 है तो इसका मतलब ये है कि अब मैं नेचुरल नंबर से कोई सा ऐसा नंबर उठा सकता हूँ जो उस 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 इज़ लेस देन 5 है, तो 3 को अगर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 2 6 हो जाएगा, और 6 जो है वो ऑटोमेटिकली 5 से बड़ा हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो है अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है तो छोटा नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करने से कभी भी ये बड़ा नहीं होगा, तो लाजमी ये इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एन ए इज़ ग्रेटर देन एन बी हो जाएगा, लेकिन ये जो एन है ये लाजमी क्या होना चाहिए, ये भी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक,
फिर इसके बाद इसी तरीके से छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इक्वेशंस के अंदर और इन इक्वलिटीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट, हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर सी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। इसको हम एडिशन प्रॉपर्टी कहेंगे। इसी तरीके से एक हमारे पास इन इक्वलिटी है, इन इक्वलिटी पे लेफ़्ट और राइट साइड पे हम तो कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने इन दोनों साइड्स पे सी ऐड किया तो क्या बन जाएगा, ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो कोई भी नंबर इक्वेशंस के अंदर जो हम ऐड करते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी तो सीखी हुई है लेकिन उसका नाम हो सकता है जब ना हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर इसी तरीके से अगर पहले से ही कोई चीज़ ऐड हो रही है तो हम दोनों साइड्स पे सेम नंबर को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्म कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू b। तो इस प्रॉपर्टी में हमने a और c को कैंसिल किया हुआ है। तो ये इक्वलिटी का है और इसी तरीके से ये इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टी भी यहाँ हो जाएगी। तो एडिशन के हिसाब से जब भी हम कैंसिलेशन करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का जो नाम पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्म कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद इसी तरीके से जिस तरह ये एडिशन की दो प्रॉपर्टीज़ आई हैं, इस तरह मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है कि अगर हमारे पास a, b, c बिलोंगिंग टू रियल नंबर है और a इज़ इक्वल टू b है तो किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं लेफ़्ट और राइट साइड को c से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ac इज़ इक्वल टू bc। तो इस लिहाज से ये जो प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इन एग्जाम्पल्स पे आप मेरी प्रॉपर्टी जो समझाई है उसके हिसाब से गौर करते जाएंगे तो आपको आइडियाज़ क्लियर होते जाएंगे। इस वजह से मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन पेपर में एमसीक्यू के हिसाब से याद रख लीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट आए, कोई एग्जाम्पल भी आ सकती है और एग्जाम्पल के हिसाब से भी वो प्रॉपर्टी का नाम पूछ सकता है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी तरीके से कि इन इक्वलिटी के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन है। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b इम्प्लाइज दैट, दोनों तरफ हम c से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ac इज़ ग्रेटर देन bc हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जब कैंसिलेशन होगी तो उसमें नाम का फ़र्क याद रखना है, इसको हम कहते हैं फैक्टर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इफ़ ac इज़ इक्वल टू bc है तो हम लेफ़्ट और राइट से अगर c को कैंसिल कर दें तो a इज़ इक्वल टू b आ जाएगा, इक्वलिटी के हिसाब से भी और इन इक्वलिटीज़ के हिसाब से भी ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, फैक्टर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का। फिर इसी तरीके से अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर दो इक्वेशन है, x इज़ इक्वल टू x डैश है और y इक्वल टू y डैश है और इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा x प्लस वाई और राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा x डैश प्लस y डैश। या फिर इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन और यूनिकनेस लॉ। फिर इसी तरीके से आइडेंटिटी और इन्वर्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ रह गई, वो क्या है, देयर एग्जिस्ट्स ज़ीरो। अब रियल नंबर की ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी यूनिट 5 में काफ़ी तफसील से आएंगी कि देयर एग्जिस्ट्स ज़ीरो बिलोंगिंग टू रियल नंबर के सेट के अंदर एक एलिमेंट है ज़ीरो सच दैट a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस a इज़ इक्वल टू a। यानी रियल नंबर्स में ज़ीरो एक ख़ास नंबर ऐसा है जिसको किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। फिर इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं, 1। तो देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट a इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू a इज़ इक्वल टू a कहलाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ़ a बिलोंगिंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट्स माइनस a बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट a प्लस माइनस a इज़ इक्वल टू माइनस a प्लस a इज़ इक्वल टू 0। तो रियल नंबर्स में हमेशा दो नंबर्स ऐसे लाजमी होंगे जो कि वैल्यू के हिसाब से तो सेम होगा लेकिन उनका साइन अपोजिट होगा। जब भी दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। और यहाँ के हिसाब से प्रॉपर्टी का जो नाम कहलाएगा वो क्या है, एडिटिव इन्वर्स लॉ। फिर इसी तरीके से रियल नंबर्स के अंदर हमेशा जो है, रियल नंबर के सेट के अंदर दो नंबर्स हमेशा ऐसे होंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट हम हमेशा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाएगी इस लिहाज से इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ।
तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर्स की। इन तमाम की आपको स्टेटमेंट्स भी याद रखनी है, एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको जहन में रखना है और इनका नाम भी जहन में रखना है। अब इस प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो है मैंने कुछ MCQs बनाए हैं, इसको हम देख लेते हैं एक एक करके। अब देखिए मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ A इज़ लेस देन B एंड B इज़ लेस देन C देन A इज़ लेस देन C फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ A, B, C बिलोंगिंग टू रियल नंबर इज़। अब यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज़ के नाम आ गए। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ नाम याद होंगी तो फिर उस हिसाब से आप जो है सही टिक कर सकेंगे। तो A का B के साथ, फिर B का C के साथ और उसके बाद रिलेशन दोनों को कंबाइंड करके A का C के साथ रिलेशन आ जाए तो वो कौन सा लॉ था? वो ट्रांजिटिव लॉ था। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्रांजिटिव लॉ। अगर इसके अंदर और फर्दर क्लेरिफिकेशन से ट्रांजिटिव लॉ 2 ऑप्शंस में आ जाता तो फिर लिखा हुआ था ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी या ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इनइक्वलिटी। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर जो है लेस देन के हिसाब से हम क्या टिक करते हैं? ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इनइक्वलिटी को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल लॉस की स्टेटमेंट्स है तो फिर भी ये हमने क्या इसका आंसर आ जाएगा? ट्रांजिटिव लॉ आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फिर इसी तरीके से ये कंडीशन लिखी हुई है और कंडीशन के बाद क्या लिखा हुआ है? A इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये जो लॉ कहलाता है ये कौन सा लॉ था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। तो इस लिहाज से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी इसका ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसी तरीके से A, B बिलोंगिंग टू रियल नंबर A इज़ लेस देन B फॉर देयर एग्जिस्ट Q बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट A इज़ लेस देन Q इज़ लेस देन B। तो हमेशा दो रियल नंबर्स के दरमियान जो है लाजमी कोई ना कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था? इस प्रॉपर्टी का नाम था डेंसिटी प्रॉपर्टी। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी से सवाल जो है वो डिफरेंट वे में भी आ सकते हैं कि अब यहाँ पर अभी तक तो 2-3 सवाल हमने ऐसे किए जिसमें प्रॉपर्टी स्टेटमेंट ऊपर थी और उसका नाम पूछा हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि नाम जो उसने सवाल में दे दिया है और स्टेटमेंट्स का आंसर जो है वो ऑप्शंस के अंदर दे दिया है। तो यहाँ पर जो है ये तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस वे में भी आप लोगों को जहन में रखनी है। क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ द आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या थी? सिंपल कि A इज़ लेस देन B था और उसको हम किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो NA इज़ ग्रेटर देन NB हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यानी ऑप्शन A में लिखी हुई, तो इस लिहाज से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगला है एग्जाम्पल के हिसाब से देख लें कि एग्जाम्पल के तौर पे भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी आ सकती है कि यहाँ लिखा हुआ है 17 इज़ ग्रेटर देन 8 इम्प्लाइज 68 इज़ ग्रेटर देन 32 इज़ द डैश प्रॉपर्टी। अब इम्प्लाइज से पहले और इम्प्लाइज के बाद की अगर स्टेटमेंट आप फर्क करेंगे और गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ है कि 17 4 68 है और 8 4 32 है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों साइड्स पे कोई ख़ास नंबर मल्टीप्लाई हुआ है और चूंकि ये इनइक्वलिटी से रिलेटेड है तो इसकी प्रॉपर्टी का क्या नाम पड़ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी कहलाएगी। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। तो ये थी तमाम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के सिलसिले में एक और चीज़ का हमें आइडिया होना चाहिए, उसको हम कहते हैं दी ऑर्डर रिलेशन। दी ऑर्डर रिलेशन क्या है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं और एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से अगर हम माइनस करते हैं और अगर उसका आंसर पॉजिटिव होता है तो कंफर्म हो जाएगा कि पहले वाली वैल्यू बड़ी है और दूसरी वाली वैल्यू छोटी है। यानी हम जब भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अब ये आइडिया हमें पहले से ही है लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? दी ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। क्या स्टेटमेंट है? इफ़ A, B बिलोंगिंग टू रियल नंबर, अगर A और B दो कोई से भी रियल नंबर हैं देन A इज़ लेस देन B डिनोटेड बाय A लेस देन B इफ़ B माइनस A इज़ पॉजिटिव। तो B में से A को माइनस करने से अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि A जो है वो B से छोटा है। तो सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली देखिए क्या लिखा हुआ है? A इज़ लेस देन B इम्प्लाइज दैट B माइनस A बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, या B माइनस A बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर इम्प्लाइज दैट A इज़ लेस देन B। तो ये जो स्टेटमेंट कहलाती है इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। फिर इसी तरीके से नोट क्या करना है कि अगर A इज़ लेस देन B इम्प्लाइज B इज़ ग्रेटर देन A, ये दोनों जो हैं ये सेम स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम ये कहें कि A B से छोटा है या ये कहें कि B A से बड़ा है, दोनों बातें सेम ही हैं। ये भी सिमेट्रिक लॉ के तौर पे पहले हमने पढ़ लिया है।
लेकिन दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, वो क्या लिखा हुआ है, दी ऑर्डर रिलेशन इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती ऑर्डर रिलेशन, कि कम्प्लेक्स नंबर में अगर दो कम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स में से बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है, तो वो हम उसके अंदर उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। रियल नंबर्स में तो कर सकते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए 5.3 और 2.7, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो वो तो हमें आइडिया है। लेकिन अगर ये दिया जाए कि 5+2 आयोटा और 10+15 आयोटा ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो उसकी कोई भी कंपैरिजन की बड़े या छोटे ऑर्डर रिलेशन के हिसाब से उसके हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो द ऑर्डर रिलेशन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी के सिलसिले में एक एमसीक्यू है, वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो हमने इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट को चूज़ करना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट बी इज़ लेस देन ए। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा है तो लाजमी बी ए से छोटा होगा। इसी तरीके से -8 इज़ लेस देन 5, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। -3 इज़ ग्रेटर देन -7, तो -3 भी -7 से बड़ा होता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट ऑप्शन है 12z इज़ ग्रेटर देन 5z। तो यहाँ पर फील ऐसा हो रहा है कि ये भी 12 जो है वो 5 से बड़ा है, लेकिन चूंकि z जो है ये कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, ये अभी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का, वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि स्मॉल z जो है वो किसी भी एक कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर चूँकि कम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन आ गया, तो यहाँ पर अब जो हमने पढ़ा है कि ऑर्डर रिलेशन कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग कहलाई जाएगी, फॉल्स होगी। तो इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। दैट इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद जो हम वीडियो लेक्चर्स डिस्कस करेंगे वो यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3 होगा, जिसका टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। थैंक यू एंड बेस्ट रिगार्ड्स। अल्लाह हाफिज़।